नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। तो आज जो हमने द्रव्य गुण का एक चैप्टर लिया है रस, तो इससे पहले हमने द्रव्य कंप्लीट किया है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं रस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं रस में क्या है। बहुत आसानी से आपको चैप्टर कंप्लीट होंगे, बहुत आसानी सरलतापूर्वक। तो आप इसको थोड़ा सा पूरा वीडियो स्किप मत करा करिए, पूरी तरह देखा करिए, जिससे कि आपको पूर्णतः इसका नॉलेज हो सके। तो चलिए बात करते हैं रस की निरुक्ति। तो आयुर्वेद में मुख्यतः यह 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। निरुक्ति इसकी अलग अलग प्रकार से दी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या है। जैसे अगर रस को धातु की तरीके से अगर देखते हैं, अगर धातु की तरीके तो रसति अहर अहर गच्छतीति रस, अर्थात शरीर के आदि धातु रस का ग्रहण होता है, क्योंकि वह निरंतर गलशील रहता है। ये एक सिंपल सी है। और देखिएगा रस पारद के अगर रस को अगर पारद मान लिया जाए तो क्या है, रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रस, अर्थात स्वर्ण आदि सब लोहों को अपने में विलीन करने के कारण पारद रस कहलाता है। तो ये हुई। अब देखिएगा जैसे कि अब गुण विशेष के हिसाब से देखते हैं। रसते आस्वादते रसनेन इति रस, अर्थात रसनेन्द्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। अब चौथी जो है, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्यादृश स्वरस उच्यते, अर्थात यंत्र से निष्पीड़ित करने के पश्चात जो स्वरस प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो ऐसे प्रकार 4 हुई। अब चल देखते हैं रस निकालने की विधि। तो रस निकालने की जो विधि है वो सारंग विधि और पुटपाक विधि और अनुकल्प विधि, 3 प्रकार की विधियां हैं। अब जैसे सारंग विधि तो पुटपाक विधि में जैसे दिया, जैसे बिल्व, पुटपाक विधि से बिल्व का रस निकालते हैं और अनुकल्प विधि से गोक्षुर का। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब पढ़ लेते हैं रस का लक्षण या डेफिनेशन या लक्षण। रसनार्थो रस, रसेंद्री के विषय को रस कहते हैं। ये आपने काफ़ी पहले भी पढ़ी होगी, अष्टांग में पढ़ी होगी, काफ़ी जगह इसको दे रखा है। और देखिएगा आगे, रसते आस्वादते इति रस, ये चरक नहीं दी हैं। और रस का ज्ञान इस जिससे होता है उसे रस कहते हैं। मैं जो अभी इस समय आयुष्कामी अध्याय पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया भी था। अगर आप दोनों वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा। और अष्टांग हृदय में विमर्श में काफ़ी जगह दे रखा है इसको। तो बिल्कुल यहाँ से चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे उसका प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं रस का ज्ञान। रस के ज्ञान की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो भी रस का सेवन किया जाता है उसका जीवा में स्थित बोधक, मतलब कफ, बोधक कफ, ठीक है, जीवा में स्थित बोधक कफ रसों निपात्य द्रव्याणाम से मिलन होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेस्ट सेंटर जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेस्ट सेंटर जो होता है में पहुंचती है, और टेस्ट सेंटर उसके वेवलेंथ से रस का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन आपने देखा होगा किस प्रकार से रस का ज्ञान होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, मॉडर्न पोर्शन में। आप देखिएगा आधुनिक मत के हिसाब से, तो आधुनिक मत के हिसाब से चलिए देखते हैं। आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा मनोविज्ञान में चार ही रस मूलतः माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त। ठीक है, 4 माने गए हैं आधुनिक मत के हिसाब से। तथा औषधि विज्ञान में कषाय, इसको स्कंद या एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, तथा कटु, इसको वोलाटाइल ऑयल्स और पंजेंट्स का पृथक उल्लेख किया है। ठीक है, तो आचार औषधि विज्ञान में किया गया है। ठीक है, पहले मानते थे इन चीज़ों को, अब चलिए देखते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, पूरे 6 पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप रस पढ़ते हैं, जो कि पढ़ते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अब देखिएगा इसमें इन सभी एक ही मतों के पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित होने के बाद पुनर्वसु आत्रेय ने पूर्वोक्त सही मतों की आलोचना की है और युक्तिपूर्वक उनका खंडन किया है। अब देखिएगा रसों की संख्या, जैसे रसों की संख्या, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि खंडन किया है तो किस प्रकार किया है, इन्होंने क्या माना है। देखिए जो भद्र काव्य थे उन्होंने रसों की संख्या क्या मानी, 1। और वो कौन सा, जल, कौन सा रस माना, जल आहार और रस आधे है, आधार और आधे एक नहीं हो सकते, अतः रस जल से अभिन्न है। अब इन्होंने इस चीज़ को खंडन किया। अब देखिएगा सांकुंते ब्राह्मण ने क्या 2 माना है, उन्होंने क्या कहा, छेदन, उपशमन, लंघन, भ्रंगण।
तो छेदन उपशमन रस के कर्म हैं, उन्होंने ये कहा। अब देखिएगा तीन कितने माने, पूलाक्ष मौदगल्य, तो उन्होंने छेदन उपशमन और साधारण ये 3 माने हैं। यह रसों का कर्म है, रस नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अब 4 हिड़ाक्ष, इन्होंने 4। अब देखिएगा इनका ये खंडन करते चले जा रहे हैं, स्वादहित, स्वाद अहित, स्वाद अस्वादुहित, अस्वादु अहित, ये रसों के प्रभाव हैं ना कि रस हैं। ये खंडन कर रहे हैं इन चीज़ों के। ठीक है। और इसको क्या कहते, देखिएगा कौन कौन से रस। अब देखिएगा 5, जैसे 5 हैं तो कुमार सिरा भारद्वाज, इन्होंने 5 माने हैं। तो पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य, आकाशी, यह द्रव्यों के प्रकार हैं ना कि रस हैं, तो इसका भी खंडन हुआ। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा खंडन है ये पूरा, मतलब ये लोग मानते चले जा रहे थे और पुनर्वसु आत्रेय उनको काटते चले जा रहे थे। ठीक है। अब देखिएगा तो राजर्षि वायुर्वेद ने 6 माने हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, तो उन्होंने क्या कहा, यह द्रव्यों के गुण हैं ना कि रस हैं। अरे आत्रेय अब सबको ही काटते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर वैदे निमी आए तो उन्होंने 7 कहे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, क्षार, तो उन्होंने कहा क्षार द्रव्य हैं, इसी क्षार की कोई सत्ता नहीं होती। ठीक है। अब देखिएगा तो बड़े धामार्गव आए अपना नया लेके के, उन्होंने कहा 8 हैं। तो उन्होंने कहा कि अव्यक्त, व्यक्त और ऊपर भी मतलब 6 का मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय और व्यक्त, अव्यक्त, तो उन्होंने कहा कि यह द्रव्य की अवस्था है। ठीक है। अब वैद्य कंकायन आए तो उन्होंने कहा असंख्य, उनके द्रव्य, गुण, कर्म और स्वाद विशेष की असंख्यता के कारण रस भी असंख्य है, उन्होंने ये कह दिया। तो फिर आत्रेय ने बोले क्या, जैसे दोषों का कई प्रकार से संसर्ग होता है परंतु दोष 3 ही माने जाते हैं, वैसे ही रस का संसर्ग भी कई प्रकार से होता है परंतु रस 6 ही माने जाते हैं, अधिक या कम नहीं होते हैं। तो काटते चले गए, क्या करा जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं रसों के वर्गीकरण के बारे में। रसों के वर्गीकरण योनि भेद से रस 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सौम्य और आग्नेय। तो सौम्य में कौन कौन से आते हैं, तो मधुर, तिक्त, कसाय, और आग्नेय में अम्ल, लवण, कटु, या ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर इनको खा लें तो जाहिर सी बात है अग्नि का आभास होगा। तो पंचविध कसाय यहाँ पे होगा, रसाय नहीं है, कसाय कल्पना है। पंचविध कसाय कल्पना स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, आप इस समय पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेज में भेषज कल्पना में। अब देखिए इनमें भी सौम्य कल्पना और आग्नेय कल्पना होती हैं। सौम्य कल्पना कौन कौन सी होती हैं, स्वरस, कल्क, हिम, और आग्नेय कल्पना क्वाथ और फांट। ठीक है। अब देखिएगा आगे, क्योंकि ये क्वाथ और फांट क्यों, क्योंकि इनको अग्नि दे के ही बनाया जाता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिएगा रसों का पंचभौतिक संगठन, तो रसोत्पत्ति रस कितने हैं और पंचमहाभूत का कौन सा आधिक्य और ऋतु कौन सी में रहते हैं। अब देखिए मधुर का क्या है, पृथ्वी और जल और हेमंत। अम्ल का क्या है, पृथ्वी और अग्नि और वर्षा ऋतु है इसकी। लवण का क्या है, जल, अग्नि और शरद ऋतु। कटु का क्या है, वायु, अग्नि और ग्रीष्म ऋतु। तिक्त का क्या है, वायु, आकाश, शिशिर। कसाय का क्या है, वायु, पृथ्वी, बसंत। अब चलिए बात कर लेते हैं रसों के गुण के बारे में। अब देखिएगा तो गुण कैसे, अब मधुर का क्या है, शीत, गुरु, स्निग्ध, और जो कि कफ को बढ़ाएंगे और वात पित्त को कम करेंगे। अम्ल का क्या है, उष्ण, लघु और स्निग्ध, तो कफ को बढ़ाएंगे, पित्त को भी बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे। लवण का क्या है, उष्ण, गुरु, स्निग्ध, कफ को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे और वात को समन करेंगे। अब देखिए कटु का क्या है, उष्ण, लघु, रुक्ष, तो अब देखिएगा वात को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे और कफ को घटाएंगे। तिक्त का क्या है, शीत, लघु और रुक्ष, तो वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे, पित्त को कम करेंगे। कसाय का क्या है, शीत, गुरु और रुक्ष, तो वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे और पित्त को भी कम करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से है ये रसों के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रसों के गुण हुए और आपकी ये रसों के 5 भौतिक संगठन आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। अब देखिएगा आगे, प्रत्येक रस के 3-3 गुण बताए हैं। प्रत्येक रस के क्या बताएं, 3-3 गुण बताए हैं, क्योंकि प्रत्येक महाभूत 1-1 गुण और दोनों महाभूत से मिलकर 3 गुण होते हैं। अब देखते हैं रसों का लक्षण।
मधुर आदि रसों का प्रयोग करने पर मुख में स्थानीय जो भौतिक या प्रत्यावर्तित क्रियाएं होती हैं उन सबका समावेश से संकलन कर रसों का लक्षण निर्धारित किए गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको फटाफट। मधुर रस के लक्षण, तो यह स्नेहन तर्पण आस्वादन उत्पन्न करता है, लेप की तरह प्रतीत होता है, पिपीलिका कीट आदि को प्रिय होता है। जहाँ मधुर रस होता है वहाँ चींटियाँ लगती हैं, आपको ही पता होगा। अब देखिएगा अम्ल रस के लक्षण। अम्ल रस के लक्षण क्या हैं? दंतहर्ष व मुख में लाला स्राव होता है, मुख और कंठ में दाव उत्पन्न करता है, अक्षी और भ्रू का निकोचन होता है और मुख शोधन व स्वेदन होता है। अब देखिएगा लवण रस के लक्षण। खाने में रुचि उत्पन्न होती है, कफ को स्रवित करता है और कपोल में विदाजनक होता है और यह आशु विलयन व क्लेदन करता है, लाला स्राव कराता है। अब देखिए कटु के लक्षण। शरीर में सुई चुभने से वेदना उत्पन्न करते हैं, निपात मात्र में ही यह जीवा के अन्य स्वादवादों को नष्ट करता है, स्वयं अप्रिय होने पर भी रुचि को बढ़ाता है, सिर को भारीपन से जकड़ देता है, जेवा अंत भाग में बाधा कर झंझनाहट उत्पन्न करता है, नासा और मुख के जल का स्राव करता है। ये लक्षण आते हैं, ऐसा नहीं है फालतू में पढ़ा रहा हूँ। तिक्त रस के लक्षण। निपात मात्र में ही यह जेवा के अन्य स्वादवादों को नष्ट करता है, जेवा को जो प्रिय नहीं होता है और मुख में विषदा और शोष और प्रहलाद उत्पन्न करता है, मुख में रुक्षता उत्पन्न करता है। अब देखिएगा आगे कसाय रस के लक्षण। तो कसाय रस के लक्षण जो हैं वो क्या है? यह कंठ का संकोचन करता है, यह रस विकासी गुण युक्त होता है, जिसके सेवन से गला बनने का वाला प्रतीत होता है, यह जेवा में विशुद्ध स्तंभता और जड़ता उत्पन्न करता है, हृदय को खींचता पीड़ित करता है। अब देखिएगा यहाँ पे केवल इतना और पढ़ लेते हैं। लाला स्राव के आधार पर षड्रस का प्रभावकार। तिक्त रस और कसाय रस लाला स्राव कम करता है, अम्ल रस और कटु रस लाला स्राव को बढ़ाता है, मधुर रस और लवण रस स्राव को विस्कोसिटी को कम करता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय रस को घृत या चीर के साथ देना चाहिए। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, आयुर्वेद ग्रुप में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने बेल आइकन दबा रखा है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।